अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लास तक अगर तुम समझ रहे हो तो हमने लास्ट वाला चैप्टर जॉब कॉस्टिंग कंप्लीट किया था, जिसमें हम स्टेटमेंट बना रहे थे कॉस्ट का। और ऐसे पहले एक मिलता जुलता चैप्टर और आता है, कॉस्ट शीट के नाम से आता है। उसमें भी हम कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाते हैं। जब हम कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाते हैं ना, कॉस्ट का स्टेटमेंट में सबसे पहले प्राइम कॉस्ट की एंट्री होती है, और प्राइम कॉस्ट में भी सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आता है, फिर डायरेक्ट लेबर आती है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और उसके बाद हमारी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट की एंट्री होती है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट की एंट्री में आ जाता है हमारे पास में फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, जब हमने ये अभी कॉस्ट शीट में पढ़ा था तो हमने केवल एक नंबर नंबर पढ़ा था, जैसे डायरेक्ट मटेरियल 1500 रुपए का लगा है, लेबर 200 रुपए की लगी है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लगे हैं 2000 रुपए के। तीन अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे थे, ए में 2 घंटे काम हुआ है, बी में 10 घंटे काम हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पढ़े हमने। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े थे ना, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, जहां पर हमें एक एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, मटेरियल का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन था, लेबर का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन था, और हम वो कैलकुलेशन कर रहे थे। तो हमने ये पढ़ा था, एक तो देखो एक चैप्टर आता है कॉस्ट शीट वहां पर, और एक जो चैप्टर आता है जॉब कॉस्टिंग, यहां पर हमने ये पढ़ा। ठीक है। अच्छा, तो जब हम प्राइम कॉस्ट की एंट्री करते हैं तो प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले क्या आता है? प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल पर पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2.1। डायरेक्ट मटेरियल के नाम से पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2.1। वहां पर तो ऐसे क्वेश्चन थे कि पूरे साल में हमने 50,000 रुपए का मटेरियल यूज कर लिया। जैसे कि मैं अगर जैसे लास्ट वाला चैप्टर ही तुम्हें दिखाऊं, जॉब कॉस्टिंग, जो हमने पढ़ाया अभी अभी रिसेंटली, तो वहां पर क्वेश्चन था पूरे साल में हमने 77,500 का मटेरियल यूज किया। लेकिन ये मटेरियल एक साथ थोड़ी आया होगा, 77,500 का मटेरियल। 5,000 रुपए का मटेरियल हो सकता है जनवरी में आया हो, 10,000 रुपए का फरवरी में आया हो, 2,000 रुपए का मार्च में आया हो, 10,000 रुपए का अप्रैल में आया हो, 4,000 रुपए का मई में आया हो। पूरे साल में 77,000 का मटेरियल हुआ है। अच्छा, जनवरी में भी 10,000 रुपए का मटेरियल आया तो जरूरी थोड़ी एक साथ आया हो। 2 तारीख को कुछ मटेरियल आया होगा, 8 तारीख को कुछ मटेरियल आया होगा, 20 तारीख को कुछ मटेरियल आया होगा। इस तरह से एंट्री से मटेरियल डिपार्टमेंट ये सारी एंट्री अपने पास में करके रखता है। मटेरियल डिपार्टमेंट ये सारी एंट्री अपने पास में करके रखता है, जिसको मटेरियल लेजर बोला जाता है। तो हम जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसमें डायरेक्ट मटेरियल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट और मटेरियल, इन तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉब कॉस्टिंग, मटेरियल और कॉस्ट शीट, इन तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज वाली क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, वो कॉस्ट शीट का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है डायरेक्ट मटेरियल, उस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, कि मटेरियल हम किस तरह से परचेज कर रहे हैं, हमारे स्टोर में किस तरह से मटेरियल हम रख रहे हैं, किस तरह से उस मटेरियल को यूज कर रहे हैं। अच्छा, चैप्टर का नाम है डायरेक्ट मटेरियल, मतलब जो फैक्ट्री में मटेरियल यूज हो रहा है, जो फैक्ट्री में मटेरियल यूज हो रहा है, उसके बाद अगर वो वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज में चला जाता है, उसके बाद अगर वो फिनिश गुड्स वाली स्टेज में चला जाता है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो मटेरियल की पहली फॉर्म होती है ना, रॉ मटेरियल, यहां पर केवल उसके बारे में बात की जाएगी। क्योंकि जैसे ही वो मटेरियल फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट, उसके साथ इनडायरेक्ट मटेरियल और ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, और इनडायरेक्ट वाली सारी एंट्रीज कहां की जाएगी? एक अलग से चैप्टर आएगा, ओवरहेड, अलग से एक ओवरहेड नाम से चैप्टर है, देखो ये रहा। तो ओवरहेड में सब कुछ आ जाएगा, फैक्ट्री भी आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर हमारा मटेरियल कॉस्टिंग। पेज नंबर इसका है 60-70 के आसपास मिलेगा। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल। और वो भी कौन सा मटेरियल? 2 तरह का होता है ऑर्गेनाइजेशन में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे इस टी शर्ट को बनाने के लिए फैब्रिक यूज हुआ होगा, कपड़ा यूज हुआ होगा, धागा यूज हुआ होगा। ठीक है, तो थ्रेड बोला जाता है धागे को, और कपड़े को बोला जाता है फैब्रिक। तो फैब्रिक और थ्रेड डायरेक्ट मटेरियल है,
लेकिन जब ये टी शर्ट किसी मशीन पे बन रहा होगा तो उस मशीन को चलाने के लिए ऑयल यूज किया जाता है, ग्रीस यूज की जाती है ताकि वो मशीन सही तरह से अपना काम करती रहे। तो ऑयल ग्रीस क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। हम इस चैप्टर में इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा ओवरहेड नाम से चैप्टर में, ठीक है। हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं ना वो केवल मटेरियल की एक ही स्टेप, एक ही स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। होता मटेरियल दो तरह का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। होता मटेरियल दो तरह का है अपना। हम इस चैप्टर में केवल डायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, क्या यह पता लगाया जा सकता है कि एक टी शर्ट बनाने में कितना फैब्रिक यूज हुआ है, कितना कपड़ा यूज हुआ है? क्या यह पता लगाया जा सकता है? जैसे कि जब हम लोग शर्ट सिलवा कर आते हैं, जैसे मैं रिसेंटली अभी एक कोट सिलवा कर आया तो उसने मेरे को बोल दिया कि इतना कपड़ा ले आना, वो कपड़ा वो यूज करने वाला है, इसका मतलब वो फैब्रिक, उतना फैब्रिक वो यूज करने वाला है। तो एक शर्ट अगर सिला जाता है, एक टी शर्ट अगर सिला जा रहा है, टी शर्ट की भी सिलाई होती है। हमारे घर के पास में एक बहुत बहुत पुराने, बहुत बुढ़े अंकल है, वो टी शर्ट की भी सिलाई करके देते तुम्हें। तो एक टी शर्ट जब सिला जाता है तो तुम्हें पता लगता है ना कि कितना कपड़ा यूज हुआ है इसके अंदर। अच्छा, ये भी पता लगता है क्या बटन कितने यूज हुए? तो बटन वो डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन तुम ये बता सकते हो क्या कि किसी पर्टिकुलर शर्ट की सिलाई करने में बिजली कितनी यूज हुई है? बिजली छोड़ो क्योंकि बिजली एक्सपेंसिव हो गया। किसी पर्टिकुलर शर्ट की सिलाई करने में जो मशीन में तेल डलता है ना, मशीन को चलाने के लिए मशीन में तेल डाला जाता है, वो तेल कितना यूज हुआ है बताया जा सकता है? अगर कोई भी खर्चा किसी भी प्रोडक्ट के साथ में डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है तो वो डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आ जाएगा, और डायरेक्टली अगर एसोसिएट नहीं किया जा सकता है तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। तो मैं तुम्हें यहां पर डेफिनेशन दे देता हूं। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कहां पर यूज किया जाता है? प्राइम कॉस्ट में। डायरेक्ट मटेरियल को यूज किया जाता है प्राइम कॉस्ट में, और इनडायरेक्ट मटेरियल को यूज किया जाता है ओवरहेड्स के साथ में। अच्छा, फैक्ट्री में भी इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, ऑफिस में भी होता है। ऑफिस में स्टेशनरी वगैरह जो मटेरियल होता है वो इनडायरेक्ट होता है। सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है, पैकेजिंग वगैरह का जो मटेरियल होता है ना वो इनडायरेक्ट होता है। तो इसको यूज किया जाता है ओवरहेड के अंदर। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है, प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। जैसे इस कपड़े के साथ, जैसे मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो फैब्रिक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तुमने अगर शर्ट पहन रखी है तो शर्ट पे लगने वाले बटन्स, ठीक है। कपड़े में यूज किया जाने वाला धागा, थ्रेड बोला जाता है जिसको, ये सब डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? जिसको प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट जोड़ा नहीं जा सकता है, वो प्रोडक्ट में दिखाई भी नहीं देगा तुम्हें कभी भी, ठीक है। जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन प्रोडक्ट को बनाने में काम आता है। प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन प्रोडक्ट को बनाने में काम आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि वही कपड़ा है तो सिलाई मशीन काम आ रही है, तो सिलाई मशीन में भी पार्ट्स खराब हो जाते हैं ना, तो वो पार्ट्स बदले जाते हैं। तो वो पार्ट्स है ना प्रोडक्ट में तो दिखाई नहीं दे रहे। जैसे निडल, जो सिलाई मशीन में निडल लगती है, ठीक है, वो प्रोडक्ट में तो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है तो वो एक मटेरियल ना जो प्रोडक्ट की सिलाई में काम आ रहा है। तो फिर उसको क्या बोला जाने लग जाएगा? फिर उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोला जाने लग जाएगा। विच इज नॉट एसोसिएटेड डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट बट इज यूज्ड टू फिनिश्ड अ प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट को फिनिश करने में तो काम आएंगे ही आएंगे। यहां पर जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल्स दूं, कुछ एग्जांपल्स, तो जैसे ये हो जाएंगे, ऑयल हो जाएगा, मशीन में यूज किया जाने वाला ऑयल, मशीन में यूज किया जाने वाला ग्रीस,
ठीक है। ऑफिस में यूज किया जाने वाला स्टेशनरी, तो ये हो जाएंगे यहां पर इनडायरेक्ट में। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इस चैप्टर के साथ में एक और चैप्टर आएगा आगे बैच कॉस्टिंग के नाम से। जैसे हमने जॉब कॉस्टिंग पढ़ा था ना, तो जॉब कॉस्टिंग के आगे एक और चैप्टर था बैच कॉस्टिंग। हम दोनों चैप्टर एक साथ ही पढ़ेंगे। दोनों चैप्टर बिल्कुल सेम है, दोनों चैप्टर बिल्कुल सेम। ठीक है, बजा लिया उसने पूरा। तो दोनों चैप्टर बिल्कुल सेम है, तो हम यहां पर जॉब कॉस्टिंग के साथ में बैच कॉस्टिंग भी पढ़ते हुए चले। कितना खुश हो रहा होगा वो। अच्छा, अब है ना, डायरेक्ट मटेरियल किसको बोला जाता है? जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान से सुनना, डायरेक्ट मटेरियल बोला किसको जाता है? तुमने सप्लायर से अपना सामान मंगवाया, जो भी तुम्हारा, जैसे मान लो कि तुम्हारी कंपनी है वो टी शर्ट्स बनाती है, लेकिन कपड़ा तो तुम खुद नहीं बनाते होंगे ना, कपड़ा तो कोई दूसरी कंपनी बनाती होगी, फिर उसको कलर करके वो तुम्हें देती होगी। ठीक है, तो तुमने किसी कंपनी से कॉटन फैब्रिक खरीदा, तुमने एक बार ऑर्डर दे दिया, वहां से वो डायरेक्ट मटेरियल बोला जाएगा। तुमने ऑर्डर दे दिया, जब से तुमने ऑर्डर दिया है ना, तब से वो डायरेक्ट मटेरियल बोला जाएगा। मान लो कि जैसे हम लोग, जैसे तुम्हारी मिठाई की दुकान है और तुम काजू कतली बना रहे हो मिठाई की दुकान में, और मेरी दुकान है जो किराने की दुकान है जो काजू सेल करती है। मिठाई की दुकान है तो काजू नहीं मिलेगा, किराने की दुकान पर काजू कतली भी नहीं मिलेगी। हम दोनों का अलग अलग काम है। मैं तुम्हारा सप्लायर हूं। अच्छा, तुम जब तक ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे, जबरदस्ती मैं तुम्हारी दुकान पर काजू भेजूंगा क्या? मेरे काजू पड़े पड़े खराब हो रहे थे, फालतू स्टॉक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तुम रख लो? नहीं। कब भेजूंगा मैं तुम्हारी दुकान पर? जब तुम ऑर्डर प्लेस करोगे। जिस दिन तुमने मेरे को ऑर्डर दे दिया, उस दिन से वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्ट मटेरियल बोला जाएगा। और कब तक वो डायरेक्ट मटेरियल? तब तक होगा, तुमने ऑर्डर दिया, मैंने उसको गाड़ी में लोड किया, गाड़ी में लोड करके तुम्हारी फैक्ट्री तक आया, वो तुम्हारे कारखाने तक आया, तुमने उसको क्या किया? चेक किया मटेरियल को, और मटेरियल उठा के तुम यूज करना स्टार्ट कर दोगे कि डायरेक्ट ही? मान लो तुमने 100 किलो काजू मंगाए, तो तुम उनको डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट कर दोगे? हो सकता है उसमें से 10-20 किलो यूज कर लो, बाकी को तुम क्या करोगे? गोदाम में रख लोगे। वो जब तक स्टोर में नहीं चला जाता ना, तब तक वो डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में रहेगा। ऑर्डर देने से स्टोर में जाने तक, और स्टोर में जाने के बाद जब तक वो फैक्ट्री में नहीं चला जाएगा, वो सब डायरेक्ट मटेरियल की स्टेज होगी। ठीक है, ध्यान से देखना, डायरेक्ट मटेरियल जो स्टार्ट होता है ना, डायरेक्ट मटेरियल की जो स्टार्टिंग होती है वो सप्लायर से होती है। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट कम करना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल जो स्टार्ट होता है वो सप्लायर से स्टार्ट होता है। अरे मैंने गलत स्पेलिंग लिखी, LIER, सप्लायर से स्टार्ट होगा। अच्छा, सप्लायर तुम्हारे पास मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके ले आएगा। सप्लायर तुम्हारे पास में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके कहां पर ले आएगा? फैक्ट्री गेट पर लेकर आएगा। ठीक है, फैक्ट्री गेट पर मटेरियल आएगा, और जो बीच में काम हुआ है उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। सप्लायर तुम्हारे पास में फैक्ट्री के गेट पर लेकर आएगा, और तुम सामान उठा के डायरेक्ट गोडाउन में रखवा लोगे क्या? नहीं, चेक करना होता है, इंस्पेक्शन बोला जाता है उसका। तुम वो सामान चेक करोगे कि क्या सही प्रोडक्ट उसने तुम्हें दिया है या नहीं दिया है। तो तुम क्या करोगे? अब इंस्पेक्शन करोगे। तुम अब कर रहे हो इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन तुम नहीं कर रहे हो, किसी और को तुमने हायर कर रखा है वो सारे इंस्पेक्शन वगैरह के लिए। और तुमने उसको फैक्ट्री के, अब तुमने उसको गेट के अंदर ले लिया है, और गेट के अंदर जाने के बाद वो कहां जाएगा? वो सारा मटेरियल स्टोर में चला जाएगा, गोडाउन बोला जाता है जिसको, वो चला जाएगा इन द स्टोर। अच्छा, स्टोर में जाने के बाद उसका क्या करना पड़ता है तुम्हें? मटेरियल सही तरह से रहे तो तुम्हें खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि
मेरे ना मामा जी का बहुत बड़ा काम है, इसका रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। वो आयुर्वेदिक औषधियों का जो रॉ मटेरियल होता है ना वो सप्लाई करते हैं। जैसे अभी च्यवनप्राश बनता है, तो च्यवनप्राश के अंदर सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल, सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो यूज की जाती है ना, वो आंवला की यूज की जाती है। तो आंवला की वो सप्लाई कर रहे हैं मान लो, तो वो आंवला अपने पास में स्टोर करके रखते हैं। अच्छा, जब आंवले को स्टोर किया जाएगा, खासकर उस आंवले को जो अभी तक गीला है, उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर तुम उसको स्टोर करके रखते हो। सूखा हुआ आंवला तुमने स्टोर कर रखा है ना, उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो गीला आंवला है, आंवले का जो मुरब्बा बनता है तो वो गीले आंवले से ही बनता है ना, सूखे हुए आंवले से मुरब्बा थोड़ी बना लेते हो। सूखे हुए आंवले से च्यवनप्राश तो बन जाता है, लेकिन मुरब्बा नहीं बन पाता। तो मान लो मुरब्बा बनाना है तुम्हें, आंवले का मुरब्बा खाना नहीं चाहिए, बहुत खराब होता है। ठीक है, उसमें से जो आंवला वाला जो मेन कंटेंट है वो तो निकाल दिया जाता है और चीनी भर दी जाती है उसके अंदर। तो खाना नहीं चाहिए मुरब्बा, फिर भी मान लो तुम कंज्यूम करते हो, खाते हो, तुम्हारी चॉइस है। तो तुम्हें मुरब्बा बनाना है मार्केट में सप्लाई करने के लिए, तो तुम गीला आंवला मंगाओगे, उसको स्टोर करके रखोगे। जब कोई भी प्रोडक्ट गीला स्टोर करके रखा जाता है ना, तो तुम्हें उस प्रोडक्ट को संभालने में बहुत ज्यादा खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, वो सही तरह से रखा रहना चाहिए, वो जल्दी से जल्दी यूज हो जाना चाहिए। वो ज्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा तो वैसे भी वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, अगर तुमने उसको धूप में नहीं रखा है तो। धूप में रखोगे तब वो जाके वो आंवला वाली जो कैंडी वगैरह बनती है, वो कैंडीज वगैरह बाद वाला प्रोडक्ट है फिर उसका। तो तुम क्या करोगे, स्टोर में ले जाके मटीरियल खत्म नहीं हो जाता है, तुम्हें मटीरियल को संभालने के लिए उस पर और भी खर्चे करने पड़ते हैं। तो वो सारे खर्चे तुम्हारे स्टोर के अंदर हो रहे हैं, और वो सारे खर्चे डायरेक्ट मटीरियल का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, मैं तुम्हें इसको पूरा समझाता हूं। सप्लायर को तुम क्या कर रहे हो, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। सप्लायर को तुमने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने पर भी कुछ खर्चा लगता है, तो उसको बोला जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर प्लेस करने पे भी कुछ खर्चा लगता है, उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला जाता है। जैसे मान लो तुमने इसको कॉल ही किया है, और कॉल करके जितना भी मटेरियल था वो सारा मटेरियल उसको लिखवा दिया है, ठीक है। अच्छा, कॉल करने में अब तुम बोलोगे खर्चा तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो 10 पैसे का भी खर्चा लग रहा है, 15 पैसे का भी खर्चा लग रहा है, तो उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आया, वो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कौन पे करेगा, सप्लायर पे करेगा या कंपनी पे करेगी, तुम्हारी कंपनी पे करेगी, या मैं तुम्हें अगर काजू भेज रहा हूं तो मैं पे करूंगा वो ट्रांसपोर्टेशन, तुम लोग पे करोगे ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन किसका हुआ है, मटेरियल का हुआ है, वो खर्चा भी यहीं पर जुड़ेगा, मटेरियल के अंदर ही जुड़ेगा वो खर्चा, ठीक है। मान लो तुम मार्केट से गए हो और तुमने 20,000 का टीवी खरीदा है, और टीवी लाने में, यानी तो टीवी को तुमने लोड करवाया गाड़ी के अंदर, तुम्हारे घर तक लाने में 500 रुपए लग गए। टीवी तुम्हें 20,000 का पड़ा, या टीवी तुम्हें 20,500 रुपए का पड़ा, 20,500 का पड़ा ना, तुम 20,000 का टीवी बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो फिर तुम। अच्छा, तुम घर पर लेकर आए, वैसे तो इंस्टॉलेशन फ्री होता है, मान लो इंस्टॉलेशन भी 500 रुपए ले रहा है तुमसे घर पर लाने के बाद, तो तुम्हारा टीवी अब 20,000 का नहीं पड़ा। 20,000 का टीवी, 500 रुपए किराया भाड़ा और 500 रुपए इंस्टॉलेशन। अब तुम्हें जो टीवी की वैल्यू बोलोगे ना, तुम 21,000 रुपए बोलोगे, ठीक है। तो फैक्ट्री में लेकर आया, तो फैक्ट्री में किया जाता है, फैक्ट्री पे लाने के बाद किया जाएगा इंस्पेक्शन वगैरह, तो यहां पर लगती है इंस्पेक्शन की कॉस्ट, यहां पर लगती है इंस्पेक्शन कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री पर जब आता है तो फैक्ट्री के गेट पर आने पे तुम्हें इंस्पेक्शन करना होता है, और यहां पर लगती है इंस्पेक्शन वाली कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद जब तुम स्टोर में सामान रखते हो, तो स्टोर में सामान, स्टोर का तुम्हें हो सकता है रेंट देना पड़ता हो, ठीक है, स्टोर का रेंट देना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा जो तुम्हें स्टोर में रखा हुआ सामान है उसको बचाकर रखना पड़ेगा, प्रिजर्व बोला जाता है उसको, प्रिजर्व, बचाकर रखना पड़ेगा। तो इस रेंट लगता है, प्रिजर्वेशन का जो कुछ खर्चा लगता है, प्रिजर्वेशन का कुछ खर्चा लगता है। अच्छा, एक खर्चा होता है यहां पर इंटरेस्ट का भी। इंटरेस्ट कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूं। जब भी मटेरियल कैश में परचेज किया जाता है तो तुम्हें कम पैसा पे करना पड़ता है। तुम रॉ मटेरियल को अगर कैश में परचेज कर रहे हो ना, तो तुम्हें कम पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन रॉ मटेरियल को तुम मान लो कि तुम पेमेंट करने वाले हो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो तुमसे जो सप्लायर है ना वो ज्यादा चार्ज करेगा, सप्लायर ज्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। उसमें वहां पर लगता है इंटरेस्ट वगैरह भी लगता है, ठीक है। ये सारे खर्चे लगते हैं। इन सारे खर्चों को कंबाइंडली बोला जाता है कैरिंग कॉस्ट। इन सारे खर्चों को कंबाइंडली बोला जाता है कैरिंग कॉस्ट।
एक मटेरियल में दो मेन एलिमेंट होते हैं, मटेरियल की कॉस्ट में दो मेन एलिमेंट होते हैं, एक होता है ऑर्डरिंग, एक होता है कैरिंग, और एक परचेज तो है ही, वो मटेरियल खरीदा उतने का तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक मटेरियल में एक तो होता है, देखो, मटेरियल के खरीदने वाली कॉस्ट, एक को बोला जाता है परचेज कॉस्ट, हमने मटेरियल कितने में खरीदा, परचेज कॉस्ट। एक हमें ऑर्डर देने का खर्चा जो लग रहा है, और एक हमें उस मटेरियल को संभालने में जो खर्चा लग रहा है, इसको बोला जाता है कैरिंग कॉस्ट। ये सब मिलके टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल बनाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स मिलकर टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल बनाते हैं। ये सारे मिलकर टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो अब ये सब। और हम पता है मटेरियल कॉस्टिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ रहा है ना, इसको कम करने की कोशिश करेंगे हम यहां पर। ठीक है, ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना, मटेरियल कॉस्टिंग इसमें हमारी हेल्प करता है। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, जो भी हमने ये पॉइंट्स पढ़े। और ये सब डायरेक्ट मटेरियल के स्टेजेस है, सप्लायर से लेकर जब तक हमारे स्टोर में नहीं आ जाता, हम उसको जब तक वो स्टोर में रखा रहता है, फैक्ट्री के लिए नहीं चला जाता, तब तक वो डायरेक्ट मटेरियल ही बोला जाएगा उसके बाद। इंटरेस्ट वाला तो ऐसा है कि मटेरियल दो तरह से खरीदा जाता है, या तो कैश में खरीदो या क्रेडिट पे खरीदो। जब तुम कैश में खरीदोगे ना, तो तुम्हें डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा कि 5% का डिस्काउंट दे देंगे। जैसे कई बार तुम ऐसा बोलते हो ना, तुम दुकान पर सामान लेने गए हो, टीवी लेने गए हो, वो पूछता है कब खरीदना है, तुम बोलते हो अभी की अभी खरीदना है, वो तुम्हें कम प्राइस भी ऑफर कर देगा। तुम बोलते हो 15 दिन बाद खरीदना है, तो वो तुम्हें मना कर देगा, बोला फिर 15 दिन बाद आके बात करना है, या अभी 15 दिन बाद आके वैल्यू देखना, क्योंकि इनकी प्राइस बदल जाएगी। तो मटेरियल जब खरीदा जाता है ना, तो ऐसे ही होता है। अगर तुम कैश में खरीद रहे हो ना, तो तुम्हें डिस्काउंट दे दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम क्रेडिट में खरीद रहे हो ना, तो तुमसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो तुम्हारा एक तरह से इंटरेस्ट है। तो 100 रुपए का मटेरियल तुम्हें 102 रुपए का पड़ा ना, तो 2 रुपए तुम इंटरेस्ट पे करके आए, वो सारे एक्सपेंसेस यहां पर आ जाते हैं। अलग से तुम्हें कुछ नहीं दिया होगा, कैरिंग कॉस्ट को वो एक साथ ही करके दे देता है, कंबाइंड करके दे देता है कि कैरिंग कॉस्ट 2 रुपए है, कैरिंग कॉस्ट 10% है, वो एक साथ ही करके दे देता है। हो गया कंप्लीट यहां तक? हाँ ठीक है लोकेश, ठीक है।
हो गया? अच्छा, अब एक बात बताओ, आगे एक थोड़ा सा ऑर्डरिंग क्वांटिटी और कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, मुझे पूरे साल में 100 यूनिट्स का ऑर्डर देना है और एक बार में मैं केवल 1 यूनिट का ही ऑर्डर देता हूं और मेरा खर्चा आता है 10 रुपए का। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर देने का जो खर्चा आता है वो 10 रुपए का आता है। दोबारा से सुनो, क्वेश्चन क्या है? मान लो मेरे को पूरे साल में 100 यूनिट्स का ऑर्डर देना है, एक बार में मैं केवल 1 ही यूनिट का ऑर्डर दे रहा हूं और एक बार ऑर्डर देने पर 10 रुपए खर्चा होता है। तो मेरे को कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 100 ऑर्डर करने पड़ेंगे और हर बार अगर 10 रुपए का खर्चा हो रहा है तो टोटल खर्चा कितना होगा? 1000 रुपए का। अच्छा, मान लो मैं एक साथ 2 यूनिट का ऑर्डर देता हूं एक साथ, और हर बार ऑर्डर देने पर तो 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं ना, ऑर्डर कॉस्ट सेम ही है, 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो मेरे को कितने ऑर्डर मंगाने पड़ेंगे पूरे साल में? 50 ऑर्डर मंगाने पड़ेंगे। तो मेरे को कितना खर्चा करना पड़ेगा? अच्छा, मान लो मैं एक बार में 5 यूनिट्स का ऑर्डर देता हूं और हर बार ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपए, कितने ऑर्डर मंगाने पड़ेंगे? 20 ऑर्डर में मेरा काम हो जाएगा, तो मेरे को 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। या अगर मैं 10 यूनिट का ऑर्डर देता हूं तो मेरे को कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? तो टोटल खर्चा कितना आएगा? ध्यान से देखना, अगर हमारी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना कम होती जा रही है। तो ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, उल्टी रिलेशनशिप होती है। ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, या ऑर्डर क्वांटिटी अगर कम करते जाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। उल्टी रिलेशनशिप चलती है, ठीक है? अब इस इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ बनाया जाता है ना, तो वो कुछ इस तरह का होता है। इधर मैं लिख रहा हूं ऑर्डर क्वांटिटी, इधर मैं लिख रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती भी जाएगी। ऑर्डर क्वांटिटी जैसे 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 ऑर्डर क्वांटिटी, अभी देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, ऑर्डर क्वांटिटी तो तुम बढ़ा दोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट नीचे आ जाएगी ना, ऑर्डर क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ा दोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट और ज्यादा नीचे आ जाएगी। तो ऐसी रिलेशनशिप बोली जाती है इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहां पे मैं लिख देता हूं देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप between order quantity and ordering cost। अच्छा, अब दूसरा देखो, ये तो हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में। कैरिंग की बात करते हैं। कैरिंग, कैरिंग में आता है रेंट, आता है मटेरियल को बचाने का खर्चा आता है ना? कैरिंग में रेंट आता है, मटेरियल को बचाने का खर्चा आता है। एक बात बताओ, अगर मटेरियल की क्वांटिटी कम होगी तो तुम्हें जगह भी छोटी चाहिए, रेंट भी कम लगेगा। अगर मटेरियल की क्वांटिटी कम होगी तो तुम्हें उसको बचाने में खर्चा भी कम करना पड़ेगा। तो अगर क्वांटिटी कम है ना तो कैरिंग कॉस्ट भी कम लग रही है। लेकिन अगर मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा करोगे तो तुम्हें स्पेस भी ज्यादा चाहिए, रेंट भी ज्यादा लगेगा। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी है तो तुम्हें उसको बचाने में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, और क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो कैरिंग कॉस्ट भी कम हो रही है। तो क्वांटिटी एंड कैरिंग कॉस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। अब मैं इसको अगर ग्राफ के थ्रू समझाऊं तुम्हें, तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहां पर जो कर्व बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा।
इस तरह से, और ठीक है, तो इस तरफ है हमारी ऑर्डर क्वांटिटी और इस तरफ है कैरिंग कॉस्ट। नोट डाउन कर लो और डायरेक्ट रिलेशनशिप लिखनी है, सिर्फ इतना सा लिखना है, इतना नोट डाउन कर लो, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर क्वांटिटी एंड कैरिंग कॉस्ट। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। आज तुम्हारी क्लास भी 1.5 घंटे की है ना? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों कर्व एक एक नीचे की तरफ आ रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मान लो, समझना इस चीज को, जैसे मान लो, अरे यार, समझना इस पॉइंट को, ये कैरिंग कॉस्ट का कर्व है ना, ये कैरिंग कॉस्ट का कर्व है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का कर्व है, ये गिरता हुआ रहता है ऐसे, ठीक है, ये दोनों कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से मिलेंगे ना, इंटरसेक्शन बोला जाता है इसको। ऐसे इंटरसेक्शन को पता है इकोनॉमिक्स में बोला जाता है इक्विलिब्रियम, बोला जाता है ऐसे इंटरसेक्शंस को इक्विलिब्रियम। जब डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब एआर और एसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है। मटेरियल कॉस्टिंग है ना, इस इक्विलिब्रियम को निकालने में हमारी हेल्प करेगी। इस इक्विलिब्रियम को बोला जाता है EOQ, यहां पर इस इक्विलिब्रियम को बोला जाता है यहां पर EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस इक्विलिब्रियम को बोला जाता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस तरफ हमारी कॉस्ट है, इस तरफ हमारी क्वांटिटी है। अच्छा आप देखो, ध्यान से सुनना, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर किया जाए, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर किया जाए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो, इकोनॉमिक हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें खर्चे कम लगे, ऑर्डर देने में भी कम खर्चा लगे और उसको संभालने में भी, उसको कैरी करने में भी कम खर्चा लगे। तो यही हम यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी जो हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट करने वाले हैं ये वाला पॉइंट, जिसको बोला जाता है EOQ बोला जाता है। और EOQ का अगर सिंपल मतलब समझाऊं कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर किया जाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन में जो लगने वाले खर्चे हैं वो कम हो जाए, तो उसी को EOQ बोला जाता है। अब EOQ को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला। EOQ को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं,
और ईओ क्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन सी का होल रूट, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देगा 2RO अपॉन सी का होल रूट, एक ही बात है। अच्छा, जहां पर A और R, अब मैं चाहे उसको A बोलूं या R बोलूं, दोनों का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट। पूरे साल में मुझे कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, एनुअल रिक्वायरमेंट। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। लिख लो, ये भी लिख लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, कैरिंग कॉस्ट हमेशा एनुअली ली जाएगी काम में। ध्यान रखना, कैरिंग कॉस्ट हमेशा एनुअली ली जाएगी। अगर मंथली दे रखी है, एनुअली दे रखी है तब तो ठीक है ही। अगर मंथली दे रखी है ना तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वीकली दे रखी है तो उसको 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वार्टरली दे रखी है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साल में बदला जाएगा। कैरिंग कॉस्ट हमेशा एनुअली, ईयरली कन्वर्ट की जाएगी हमेशा। अच्छा, यहां पर क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के भी अलग से फॉर्मूले चलते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी हो और टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालनी हो, अलग से फॉर्मूला चलता है। ध्यान से देखना, उस ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की, तो सारे ऑर्डर्स की कितनी आएगी वो हमें अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उस कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट की, तो सारी यूनिट्स की कितनी आएगी वो हमें अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमें अलग से टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी पड़ती है और टोटल कैरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। सबसे पहले टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला होता है ए अपॉन ईओ क्यू इंटू ओ। ए अपॉन ईओ क्यू इंटू ओ। अच्छा, ये ओ क्या है, ये ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वाला है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वाला ओ है। अच्छा, जैसे हमने निकाला था 100 यूनिट वाला एग्जांपल, वापस याद दिला देता हूं। हमने एक बार में एक ही यूनिट ऑर्डर की थी और एक बार में एक यूनिट ऑर्डर करने पे 10 रुपए लग रहे थे। तो हमें कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 100 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। और एक यूनिट के कितने लग रहे थे, एक ऑर्डर के 10 रुपए, तो टोटल खर्चा 1000 रुपए। ऐसे ही कैलकुलेशन किया था। तो हमने निकाला कितने ऑर्डर हुए मल्टीप्लाई बाय एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है। सेम वही तरीका है, कितने ऑर्डर हुए मल्टीप्लाई बाय एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये जो ए अपॉन ईओ क्यू है ना, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। ए अपॉन ईओ क्यू जो है ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर हमने किए। जैसे कि पूरे साल में मेरे को 100 यूनिट चाहिए थी, एक बार में मैंने 2 यूनिट का ऑर्डर किया,
तो मेरे को पूरे साल में कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 50 ऑर्डर करने पड़ेंगे। ऐसे ही तो हमने पहले भी कैलकुलेशन की थी ना। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, दूसरा जो फॉर्मूला चलता है ना, वो कैरिंग कॉस्ट का चलता है, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला चलता है। इसका फॉर्मूला चलता है EOQ अपॉन 2 इंटू सी। यहां पे सी होता है कैरिंग कॉस्ट, वो पर यूनिट पर एनम वाली होती है, पर यूनिट पर एनम। ऐसे भी लिखी हुई देगी कई बार तुम्हें, PUPA लिखा हुआ देगा, तो PUPA का मतलब वही पर यूनिट पर एनम है इसका मतलब। ठीक है। और यहां पर ये जो EOQ अपॉन 2 होता है ना, उसको बोला जाता है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक। इसको बोला जाता है एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। कर लो, ये भी नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूले आगे काम आएंगे हमारे। और ध्यान रखना, तुम्हें ऐसा थ्योरी में कुछ भी एडवांटेज डिसएडवांटेज और ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। मॉड्यूल में दुनिया भर की थ्योरी दी हुई है, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएगा, कोई नहीं पूछता है। मैंने तुम्हें अभी दिखाया था ना पेपर में, सिर्फ CAS पे क्वेश्चन आ रहा है और किसी पे क्वेश्चन नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग से पहले मैंने तुम्हें बताया था, देखो ये तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है अभी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अब मटेरियल कॉस्ट, क्या मटेरियल में क्या क्या आता है, मैंने तुम्हें बताया ना, परचेज, ऑर्डरिंग, कैरिंग, ये कौन बताएगा तुम्हें? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 बताएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या आता है, कैसे कैसे उनको वेजेस दी जाती है, कैसे कैसे उनको बोनस दिया जाता है, ये कौन बताएगा? 7 नंबर बताएगा। ये इस तरह से ये चीज तुम्हारे काम की है। बाकी ये जितनी भी बीच में दुनिया भर की थ्योरी है, दुनिया भर की थ्योरी तुम पढ़ोगे ना, दुनिया भर की थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर, कोई काम की नहीं है। MCQs के लिए MCQs पढ़ना ज्यादा बेटर है, थ्योरी मत पढ़ो। MCQs पढ़ोगे तो वो ज्यादा काम आएंगे तुम्हारे, क्योंकि फिर MCQs के लिए अगर थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें पूरी की पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। 600 पेज की बुक है, 596 पेज है, 600 पेज की बुक, तो इग्नोर करो। नहीं 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 अनीशा, ये कुछ नहीं लिखना है। ये सब तुम जब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, तब आ जाएगा ये सब चीजें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 86। हमें स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 86 पर है ये क्वेश्चन। अभी तक टोटल 15 MCQs आते हैं ना, उसमें से 10 तो मॉड्यूल के ही आ जाते हैं, जो मॉड्यूल में दिए हुए, कोई एक दो इधर उधर से आते हैं, और बाकी 3-4 पुराने वाले पेपर्स में से आ जाते हैं। इवन है ना, मैंने तो तुम्हें यह भी दिखाया था, 2-4 साल में तो क्वेश्चन ही रिपीट कर देते हैं। वो जो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो सेम क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। तुम्हें यहां पर अभी तक हमने इतना कुछ सॉल्व नहीं किया है, लेकिन देखो, जैसे कि
इसमें दिया हुआ नहीं है। जब मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तो उसके साथ हमेशा ईयर भी लिखवाता हूं कि कौन से साल में कौन से अटेम्प्ट में आया हुआ है। तो जैसे मैंने अभी फाइनल वालों को एक चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, तो उस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, जून 19 में भी आया हुआ है, जून 24 में भी आया, सेम टू सेम क्वेश्चन, डेटा भी चेंज नहीं कर रखा है उन लोगों ने। तो कई बार तो ऐसा करते हैं कि ये है ना एमसीक्यू, 10 एमसीक्यूज मॉड्यूल में से होंगे, 2-3 एमसीक्यूज पुराने पेपर्स में से होंगे। अब अब इसको इस चीज में खुशी मिल रही है, क्या करें। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट ईओक्यू। ईओक्यू कैलकुलेट करना है और ये भी पता लगाना है ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ईओक्यू और नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, ईओक्यू 2AO अपॉन सी का होल रूट और नंबर ऑफ ऑर्डर्स A अपॉन ईओक्यू। ये वाली नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो ये हो गया ना, एक तो ये कैलकुलेट करना है और एक ये ईओक्यू कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखो, पूरे साल भर में हमें कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा, तो जो ईओक्यू में जब हम ईओक्यू का फॉर्मूला लिखते हैं तो ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन सी का होल रूट। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। तो देखो, हमें एनुअल रिक्वायरमेंट तो पहले से ही दी हुई है, पूरे साल भर में मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, ए दिया हुआ है। अच्छा, एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी आएगी? तो ये हमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो हम पर ऑर्डर लिखते हैं उसको, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है ओ। अच्छा, उसके बाद हमें मटेरियल की वैल्यू दी हुई है कि जो मटेरियल आ रहा है ना उसकी वैल्यू है 2 रुपए पर केजी। और उसके बाद हमें नेक्स्ट दी हुई है स्टोरेज की कॉस्ट। और स्टोर को हम क्या बोलते हैं? स्टोर में हम सामान करते हैं कैरी, मैंने तुम्हें बताया था। स्टोर, स्टोर में जा रहा है सामान तो कैरिंग कॉस्ट लगती है यहां पर। तो हमें यहां पर दी हुई है कैरिंग कॉस्ट, हमें यहां पर दी हुई है कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, ध्यान से देखना, कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री पर निकालनी है। और ये हमने जब अभी फॉर्मूला लिखा था ना, मैंने तुम्हें बताया था कि कैरिंग कॉस्ट में ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये एवरेज इन्वेंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट हमें एवरेज इन्वेंट्री पे निकालनी है। कितना दिया हुआ है? 8%। अब जब भी परसेंटेज में दी जाएगी ना हमें कैरिंग कॉस्ट, जब भी हमारे पास कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में होगी तो हम उसको 8% जो लेंगे ना, ये होगा परसेंटेज ऑफ मटीरियल कॉस्ट। जो मटीरियल है ना उसका परसेंटेज, जो ये 8% दिया हुआ है ना, ये मटेरियल कॉस्ट का परसेंटेज होगा। और मटेरियल कॉस्ट कितनी है यहां पर? 2 रुपए, तो ये 2 रुपए का 8% होगा। ठीक है, एक और चीज सुनो, कैरिंग कॉस्ट एनुअली दी जानी चाहिए। इस क्वेश्चन में बताओ, कैरिंग कॉस्ट मंथली है, एनुअली है, वीकली है, क्या है? क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट मंथली है, एनुअली है, वीकली, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना? कहां लिखा हुआ है? अरे वो तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं कि पूरे साल में हमने कितने ऑर्डर प्लेस किए। कैरिंग कॉस्ट के नाम पे तो केवल ये डेटा है। इस डेटा में कहीं भी लिखा हुआ है क्या मंथली है, ईयरली है, वीकली है, कुछ ऐसा नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है ना तो बाय डिफॉल्ट तुम उसको एनुअली ही मानोगे। अगर तुम्हें यहां पर कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट एनुअली ही हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एनुअली, ये एनुअली ही मानोगे तुम इसको। यानी ये वो PUPA वाली स्कीम है।
पर यूनिट पर एनम वाली स्कीम है। अगर मंथली वीकली देना होगा ना उसको, तो वो स्पेसिफिकली लिखेगा मंथली वीकली। देखो मैं देखता हूं कोई क्वेश्चन, शायद मंथली वीकली का कोई क्वेश्चन मिल जाए। अनीशा रुको रुको एक मिनट। क्योंकि एक क्वेश्चन है मंथली दिए हुए है जिसमें, वो मिलेगा नहीं वो क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। चलो बाद में आएगा जब देखेंगे फिर उसको, हम तो हमारे वाले क्वेश्चन पे ही करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करके हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? ई ओ क्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ई ओ क्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन सी का होल रूट, है ना। अच्छा, 2 इंटू ए कितना लिखूं मैं यहां पर? 10,000। इंटू ओ कितना लिखूं मैं यहां पर? 50 रुपए। अपॉन सी कितना लिखूं? 2 रुपए का 8%, जो भी है ऐसा ही लिखना है ना, 2 रुपए का 8%। अब या तो तुम 2 रुपए का 8% लिखो, या अलग से 2 रुपए का 8% निकाल के फिर वो 16 पैसे वाली वैल्यू यहां पर फिल करो। क्योंकि मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बता रखी है, कोई भी वैल्यू डायरेक्टली अपने आप फिल नहीं होगी, उसका कैलकुलेशन कैसे किया है वो तुम्हें अलग से निकालकर दिखाना पड़ेगा। अच्छा, जब ये सॉल्व करोगे, पूरा ये सॉल्व करोगे, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? 2500। पूरा ये सॉल्व करोगे तो 2500 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर तुम्हारे सामने है। 2 × 10,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 0.16। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसका रूट करना पड़ेगा, तो इसका मैं रूट कर देता हूं, डायरेक्ट हो जाएगा कि रूट, हाँ 2500 यूनिट आंसर आ जाएगा। ठीक है अनीशा, बस वो तुम्हें रूट करना था वहां पर, है ना। 2500 यूनिट आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है लोकेश, बिल्कुल ठीक है। दिक्कत किसी को भी? यानी इसका मतलब क्या हुआ पता है क्या? कंपनी अगर 2500 यूनिट्स ऑर्डर करेगी ना, तो वो कंपनी के लिए इकोनॉमिक होगा, अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। तो एक तो हमें क्या कैलकुलेट करना था यहां पर? ईओ क्यू। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है हमें यहां पर? अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला चलता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का ए अपॉन ईओ क्यू फॉर्मूला चलता है, ए अपॉन ईओ क्यू। या तो तुम देखो ना, एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं? 2500। पूरे साल में कितनी मंगवानी है? तो 4 ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो पूरे साल में 10,000 यूनिट्स मंगानी है। पूरे साल में हमें चाहिए 10,000 यूनिट्स। एक बार में हम कितनी यूनिट्स का ऑर्डर दे रहे हैं? 2500 यूनिट्स का ऑर्डर दे रहे हैं। तो हमें कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 4 ऑर्डर करने पड़ेंगे। आंसर हो जाएगा 4 ऑर्डर्स। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। हमें करने पड़ेंगे 4 ऑर्डर्स। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। दिक्कत है किसी को फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में? आसान ही था। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, जब हम बैच कॉस्टिंग में जो चैप्टर बता रहा हूं ना, एक चैप्टर, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी सेम फॉर्मूला लगता है और सेम ही तरह से क्वेश्चन चलता है उसमें भी। वही एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग, कैरिंग, सब सेम रहता है उसमें।
हो गया कंप्लीट। चलो एक और क्वेश्चन देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट है हमारा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो। पेज नंबर 87 पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है हमें, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी दी हुई है, ये हमारा ए हो गया। अच्छा नीचे देखो, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है। अच्छा देखो ये हमें कैरिंग कॉस्ट दी हुई है। देखो स्टोरेज बोलो कैरिंग बोलो एक ही बात है। स्टोरेज कॉस्ट दी हुई है कितनी, लेकिन ये 20% किसका होता है, मैंने ऊपर बताया था ये जब भी परसेंटेज होता है तो मटेरियल कॉस्ट का होगा परसेंटेज। और देखो मटेरियल की कॉस्ट ये रही, तो ये जो 20% होगा ना, ये 20% 36 रुपए 50 पैसे का 20% होगा। अच्छा आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें पूरे साल में कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए एक बार में। एक बार में कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए, मतलब हमें कैलकुलेट करना है ईओक्यू। ईओक्यू बताता है हमें ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए। सॉल्व करोगे तो 2AO/C का होल रूट, तो 2 इंटू, एक मिनट, 18,250 इंटू 50 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है 36 रुपए 50 पैसे का 36.5 का 20%, ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 18,250 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 73 रुपए, 73 रुपीज हो जाएगा। 73 कितना हो जाएगा, 7 रुपए 30 पैसे। हाँ ये 7.3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7.3 और इसका रूट कर देंगे 500 आ जाएगा। ये रूट कहाँ गया, ये रहा, 500 यूनिट्स आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म है, बस इतना ही करना था और क्वेश्चन खत्म है। अब इतना सा क्वेश्चन 7 नंबर में तो आएगा नहीं, है ना, तो बड़े क्वेश्चन, ये तो एमसीक्यू में आ सकता है, इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा क्या आएगा। ठीक है देखो मैं एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं बस सॉल्व, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अब। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दिसंबर 16 के एग्जाम में आया हुआ। ये है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये दिसंबर 16 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो कर सकते होगे तुम लोग, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा बस ये चीज ध्यान रखना, तुम्हें क्वार्टरली कंजम्पशन दिया हुआ है, क्वार्टरली कितना है, और जबकि हम कंजम्पशन कौन सा लेते हैं, क्वार्टरली या एनुअली, तो इंटू 4 करना पड़ेगा, इसको इंटू 4 करना पड़ेगा। 20,800 यूनिट्स पूरे साल में जो एनुअल रिक्वायरमेंट आएगी ना, वो 20,800 यूनिट्स की आएगी, है ना। अच्छा स्टोरेज कॉस्ट पर एनम ही दिया हुआ है, तो इसको छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये 15% किसका होगा तुम्हें पता है, 65 का, क्योंकि ये हमें प्राइस दी हुई है मटेरियल की। ऑर्डरिंग कॉस्ट तुम्हें 150 रुपए दी हुई है पर ऑर्डर। ईओक्यू तुम्हें निकालना है, बस ईओक्यू कैलकुलेट करके मेरे को बता दो कितना आ रहा है ईओक्यू इस क्वेश्चन का, आंसर बता दो।
एक मिनट। 15×6 = 90, 15×5 = 75, 9.75। ये कैरिंग कॉस्ट आ रही है 9.75। 800 हो जाएगा जब इसका रूट करोगे ना, तो 800 यूनिट्स हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। तीन तीन नंबर का था। पहले अलग तरह से आते थे ये, पहले अलग तरह से आते थे। ये सिलेबस 12 का क्वेश्चन है, ये सिलेबस 12 का। तुम्हारा तो कौन सा सिलेबस है? 22। इससे पहले था 16, उससे पहले था 12। ये 12 का क्वेश्चन है। चलो और क्वेश्चन फिर कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए फिर इतना ही था।